आज की इस वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आज की इस कक्षा के माध्यम से हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के हिंदी आधार पाठ्यक्रम में जो संकलित पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें। इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ के जो इस पाठ पर आधारित परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। आज इससे पहले हमने जो पूर्व में इस पाठ पर आधारित वीडियो था उसमें हमने इस पाठ के बारे में, इस पाठ के जो लेखक हैं श्री अनुपम मिश्र जी, उनके बारे में और इस पाठ में लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है उसके बारे में हमने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली थी, अध्ययन कर लिया था। बच्चों, आज वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे इस पाठ पर आधारित परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न है वो किस प्रकार पूछे जा सकते हैं और उनका उत्तर क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, प्रस्तुत सबसे पहला प्रश्न है इसका जो हम देखते हैं। राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं? इसकी गहराई और व्यास बोलते हैं डायमीटर को, तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है? तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। राजस्थान के रेतीले इलाके में पीने के पानी की बड़ी भारी समस्या होती है। वहाँ जमीन के नीचे खड़िया की कठोर परत, खड़िया पट्टी को तलाश कर वहाँ खोजा जाता है। उसके ऊपर गहरी खुदाई की जाती है और विशेष प्रकार से चिनाई की जाती है, उसको पक्का किया जाता है। इस चिनाई के बाद खड़िया की पट्टी पर रेत के कणों में जो नमी है वो नमी रिस करके उस कुएं के अंदर एकत्रित हो जाती है। इस पेयजल, पीने वाले जल की आपूर्ति के साधन को कुएं कहते हैं। इसका व्यास डायमीटर बहुत छोटा और गहराई है 30 से 35 हाथ के लगभग होती है। कुओं की तुलना में इसका व्यास और गहराई बहुत ही कम होता है। राजस्थान में अगर देखा जाए तो कुओं की जो गहराई है 150 से 200 हाथ तक होती है और कुआं जो है भूजल पाने के लिए बनता है। जो पृथ्वी का जल है, पाताल में जो पानी है, उस पानी को प्राप्त करने के लिए कुओं को खोदा जाता है। लेकिन कुएं को जो खोदा गया है वो पेयजल पाने के लिए, पीने का पानी पाने के लिए हमने खोदा है, जो खड़िया पट्टी के ऊपर इसको खोदा जाता है। तो कुओं का पानी है उसका पानी खारा होता है। कुएं इससे बिल्कुल अलग होती है, कम गहरी होती है और संकरे व्यास वाली, कम नैरो डायमीटर वाली होती है। इसका जल खड़िया की पट्टी पर रिस कर गिरने वाला जल है। यह जल मीठा होता है, शुद्ध होता है और रेगिस्तान के मूल निवासियों द्वारा खोजा गया ये अमृत है, अमृत के समान है, क्योंकि उस रेगिस्तान के जल में मीठे पानी की बहुत कमी होती है। लेकिन वहाँ के रहने वालों ने, निवासियों ने इस प्रकार की कुएं खोद करके वो अपने पीने की पानी की जो समस्या है उनको जिसका वो सामना करते हैं उसका उन्होंने ये उपाय खोजा है। बच्चों, अगला प्रश्न है इसका, दिनों दिन बढ़ती पानी की समस्या से निपटने में, उससे छुटकारा पाने में यह पाठ आपको कैसे मदद कर सकता है? अगर देश के अन्य राज्यों में इसके लिए क्या उपाय हो रहे हैं, हमको इसके बारे में उत्तर लिखना है। तो मानव की दोहन नीति के कारण, दोहन मतलब मानव ने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत ज़्यादा दोहन कर लिया, उनको बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया है। इसके कारण पानी की समस्या आज भयंकर होती जा रही है। नदियों का जल स्तर है, वाटर लेवल घटता ही जा रहा है। शहरों और गांवों में पेय जल है, जो पीने के पानी की भारी कमी हो रही है। तो ये पाठ हमें पानी के समुचित प्रयोग को सिखाता है कि हमको पानी का बहुत प्रॉपरली इस्तेमाल करना चाहिए, वरना वही समस्या हो जाएगी जो आज रेगिस्तान के जो इलाके में रहने वाले लोगों को हो रही है। अगर हम वर्षा के बूंद बूंद पानी का उचित संग्रहण करें और इस्तेमाल कर सकें तो पानी की समस्या दूर हो सकती है। आज हम पानी का दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। कोई व्यक्ति भविष्य की चिंता नहीं करता है। खेती है, उद्योग है, निजी उपयोग है, हर जगह लापरवाही कर रहा है। हमें प्रकृति के जो उपहार, एक नेचुरल जो गिफ्ट मिला है हमको, वर्षा का जल, उस जल का हमको संग्रहण करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। इसके लिए हमको गाँव में तालाब है उनको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए। उनको घरों में कुएं बना करके पानी को हम कलेक्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे जलाशय बना करके भूमि के, अगर उसमें छोटे छोटे हम तालाब बनाएंगे तो उससे जो पृथ्वी का वाटर लेवल वो इंक्रीज होगा, जो पृथ्वी की जो मॉइस्चर है, नमी है, वो बढ़ेगी। तो इससे हमको भविष्य में पानी की कमी नहीं होगी। तो हमें ये पाठ इस बारे में हमको सचेत करता है। अगला प्रश्न है चेजारो, जिसको हम चेलमाजी भी बोलते हैं। चेजारो के साथ गांव और समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फ़र्क आया है? पाठ के आधार पर हमको इसके बारे में हमको वर्णन करना है। तो जो चेजारो हैं वो खासकर वो चेजारो
जो कुएं बनाने वाले होते हैं राजस्थान के समाज में, इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये अन्नदाता जो होता है किसान, उससे भी बड़ा अमृतदाता हैं ये, अर्थात जल को प्रदान करने वाले ये होते हैं चेजारो। यह गांव और समाज के लिए मीठे पानी की कुएं बनाते हैं, अर्थात सबकी प्यास बुझाते हैं, और प्यास बुझाना सबसे बड़ा कार्य होता है। खुदाई और चिनाई की जो विशेष प्रक्रिया जो चेजारो जानते हैं, और उसकी जानकारी जो ये जानते हैं वो जानकारी किसी अन्य के पास नहीं होती है। कुएं की खुदाई के पहले ये चेजारों का विशेष ध्यान रखा जाता है। कुएं की सफलता और सजलता, जब कुएं सफल हो जाती है, उसमें जल आ जाता है उसके अंदर, तो चेजारों की विदाई करते समय उसको विशेष भोज का जो है प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, दावत देते हैं। उन्हें तरह तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं। पूरे साल 30 त्यौहार पर उनको भेंट, उनको गिफ्ट दी जाती है। फसल आने पर खलिहान में उनके लिए एक अलग से फसल का ढेर लगाया जाता है। ठीक है, ये सब ट्रेडिशनल बातें थी, लेकिन आज क्या हो गया है, आज लोगों ने इन सब बातों को भुला दिया है। बल्कि आज सिर्फ हम क्या करते हैं, उस चेजारों को काम के बदले पैसा देते हैं और उसको सम्मान करना, उसका हम भूल जाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है आज के समय में आ रहा है, जो हम जिस चेजारों का हम वर्ष भर सम्मान करते थे, उसके नाम पर हम दावत करते थे, उसके नाम पर हम अनाज का अलग ढेर निकालते थे, वो सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। आज हम उसको चेजारों को काम के बदले सिर्फ पैसा देते हैं और उसको भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें अब पनप रही हैं हमारे समाज के अंदर। अगला क्वेश्चन है इसका, निजी होते हुए भी, पर्सनल होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में कुइयों पर ग्राम और समाज का अंकुश लगा रहता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा कि जो कुइयाँ होती हैं उसको लोग पर्सनल बनवाते हैं, लेकिन वो बनी कहाँ होती हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी में बनी होती हैं, तो उस पर ग्राम और समाज का नियंत्रण क्यों होता होगा। तो इसको हम देखें तो राजस्थान में खड़िया पत्थर की पट्टी पर ही कुइयों का निर्माण होता है, सब जगह नहीं होता, सब जगह इसका निर्माण नहीं हो सकता। तो कुएं का निर्माण हम ग्राम और समाज की सार्वजनिक जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक जमीन, उस पर होता है, परंतु उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक सिर्फ उसका होता है जिसने वो कुएं का निर्माण करवाया है। लेकिन पब्लिक जमीन, पब्लिक लैंड पर बनी ये जो कुइयाँ हैं, ये इन पर ज़मीन पर जो पानी बरसता है वर्षा का, और वही पानी जो बाद में मॉइस्चर के रूप में धरती के अंदर स्टोर हो जाता है। इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी बढ़ता है। अब नमी की मात्रा वहाँ हो चुकी वर्षा से पहले ही तय हो जाती है कि इतनी नमी पहुँची है इसमें। अतः अगर उसमें कोई नई कुई बनेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पहले से नमी वर्षा के पानी के कारण जो धरती में पहुंच चुकी है, अगर उसमें नई कुई और बनाएंगे तो उसमें अब जो नमी है उसका बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, इस कारण निजी होते हुए भी जो ये कुइयाँ हैं, इन पर ग्राम और समाज का अंकुश लगा रहता है। यदि अंकुश ना हो तो लोग घर घर में कई कुई बना लेंगे एक के स्थान पर, और ज़्यादा कुई होंगी तो जो मॉइस्चर है धरती में उसका बंटवारा और ज़्यादा हो जाएगा, तो लोगों को कम पानी प्राप्त होगा, और हो सकता है ऐसे लोग एक से अधिक कुइयाँ बना करके उस मीठे पानी को बेचने लगेंगे। तो इस तरह से जो है समाज में जो भ्रष्टाचार बढ़ेगा और लोगों के पानी की जो पूर्ति है वो नहीं हो पाएगी। इसलिए ग्राम और समाज का अंकुश लगा रहता है, वो लोगों को नई कुई बनाने की जो अनुमति है बहुत कम मात्रा में प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुई निर्माण से संबंधित निम्न शब्दों के बारे में जानकारी हमको देनी है। पादर पानी किसे कहते हैं, पाताल पानी किसे कहते हैं, और रेजानी पानी किसे कहते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कई बार एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में, सॉरी जो 11th के एग्जाम में कई बार उसमें पूछा जा चुका है, वार्षिक परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो पालर पानी किसे कहते हैं, पालर पानी बरसाती पानी होता है, जब बरसात गिरती है और बहता है पानी, और वो ये डायरेक्ट बरसात का पानी है जिसे हम इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो तालाब में करें, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमारे मकान के नीचे जो हौद बनाकर उसमें करें। तो ये डायरेक्ट बरसात का पानी होता है जिसे हम साफ़ करके इस्तेमाल में लाते हैं, चाहे वो सिंचाई के इस्तेमाल में हो, नहाने के लिए हो, घर के कामकाज के लिए हो। दूसरा है पाताल पानी। पाताल पानी वर्षा का वह जल है जो ज़मीन में सीप होकर के पाताल में चला गया है, अर्थात भूजल से जो लैंड वाटर है ज़मीन के गहराई में, उससे जाकर के मिल जाता है, और 100-200 हाथ नीचे होता है, और ये जल अधिकतर खारा होता है, सॉल्टी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें रेजानी पानी। तो रेजानी पानी कौन सा है कि वर्षा का जो पानी है वो गिरता है, लेकिन रेत के कणों की गहराई में जो खड़िया पट्टी है, खड़िया की जो पट्टी है उसके ऊपर ये जो है जब कुई बनाते हैं
तो ये जो बरसात का पानी है वो खड़िया पट्टी के ऊपर की जो रेत है उसमें नमी के रूप में स्टोर हो जाता है, और जब हम कुएं बनाते हैं तो ये जो नमी है वो रिस रिस करके उस कुएं में आती है, जो पानी है वो आता है। तो इसी पानी को रेजानी पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, चेलवांजी कौन होते हैं? उनके व्यक्तित्व से आप कौन कौन से मूल्य ग्रहण कर सकते हैं? चेलवांजी जिन्हें हम चेराजो के नाम से भी जानते हैं। चेलवांजी बहुत परिश्रमी होते हैं, कुशल कारीगर हैं जो कुएं बनाते हैं रेगिस्तान में। इनके व्यक्तित्व से हमें ये पता चलता है कि बहुत मेहनती होते हैं, कार्य में एक्सपर्ट होते हैं, निपुण होते हैं, लगन से कार्य करते हैं, सामूहिकता से मिलजुल कर कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं। तो इनसे हमको ये मूल्य ग्रहण करने चाहिए कि हमें भी ऐसा ही बनना चाहिए। अगला प्रश्न है इसका, अपना सिर बचाए रखने के लिए चेलवांजी को आप क्या क्या उपाय बता सकते हैं? जब चेलवांजी उस कुएं की खुदाई करते हैं बसूला से, तो वो जो गहराई में उस कम व्यास वाली कुएं की गहराई में पहुंचता है, और जब उनका दम घुटने लगता है उस गहराई में, तो जो बाहर लोग हैं, ज़मीन पे जो खड़े हुए लोग हैं, उनको ताज़ा हवा देने के लिए ऊपर से रेत फेंकते हैं। तो जो रेत में कंकड़ है उनसे बचने के लिए हम उस चेलवांजी को अपना सिर बचाने के लिए उन कंकड़ों से क्या सलाह देंगे? तो चेलवांजी को सिर बचाने के लिए हम कह सकते हैं कि सिर पर वो कपड़े की पगड़ी बांध लें, टर्बन, घास या पत्तियों की मोटी परत की कोई टोपी बनाकर सिर पर धारण कर लें, या फिर कोई बर्तन है जो भारी बर्तन है उसको टोपी की तरह अपने सिर पर पहन लें, तो वो कंकड़ पत्थर से उनके सिर को चोट नहीं लगेगी। बच्चों अगला प्रश्न है इसका, वैश्विक तापमान ग्लोबल वार्मिंग जो है वृद्धि रोकने में आप अपना योगदान किस प्रकार दे सकते हैं? जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसके लिए हम क्या योगदान दे सकते हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़े? तो इसके लिए हम कई योगदान दे सकते हैं, जैसे खाली जगहों में हम ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएं और उनकी रक्षा भी करें, लोगों को पेड़ लगाने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए हम इंस्पायर करें, पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही है उसको रोकने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाएं, कूड़ा करकट और पेड़ों की सूखी पत्तियां और टहनियाँ हैं इनको ना जलाएं, बल्कि इनको पृथ्वी में ज़मीन में खोद करके गड्ढा खोद कर इनको दबा दें, ताकि इनसे क्या नाम से कंपोस्ट बन जाए, खाद बन जाए। पानी को बर्बाद होने से बचाने के लोगों को जागरूक करें। तो इन सब चीज़ों से जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है इसमें हम उस ग्लोबल वार्मिंग को हम रोकने में सहायता कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, अपने आसपास जल का प्रदूषण और अपव्यय बोलते हैं जब ज़्यादा उसको पानी की बर्बादी कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय करना चाहेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले बात, वाटर रिसोर्सेज हैं, जल के स्रोत हैं, उनको गंदा ना करें, लोगों में इस बात के लिए जागरूकता फैलाएं। पानी की टोंटियाँ हैं, टैप्स हैं, टूटी पाइप हैं कि जो बहता पानी है उसको रोकने के लिए लोगों का ध्यान आकृष्ट करें, टूटी पानी से जो पानी की टैप से पानी बर्बाद ना होने दें। बरसात के पानियों को नाली में बहने से रोकने का उपाय करें, उनको हम कलेक्ट करें उस पानी को, या फिर धरती में सीप होने दें उसको, ताकि वाटर लेवल बढ़े। फैक्ट्रियों का जो पॉल्यूटेड वाटर है उसको नदी झील जिनसे लोग पानी पीते हैं उसमें उनको मिलने से रोकें। तो इस प्रकार अगर हम लोगों को जागरूक करेंगे इस बात के लिए, तो वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा और लोगों का एक्स्ट्रा जो यूज़ कर रहे हैं पानी का वो भी हम कम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपके विचार से कुएं की सफलता का उत्सव, कुएं की सफलता जब कुएं जब सफल हो जाती है उसमें पानी आ जाता है, तो इस ये उत्सव का अवसर क्यों बनती है? तो ये हम समस्या बेचारे जो रेगिस्तान रहने वाले हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि रेगिस्तान में जहाँ के लोगों को पानी की भीषण कमी का सामना करना पड़ता है, वहाँ कुएं लोगों को अमृत के समान मीठा पानी देती है, और जब उनके साथ अमृत का समान मीठा पानी उनको मिलने की जब उनको उम्मीद हो जाती है, और चूँकि हम जानते हैं जल ही जीवन है, जल नहीं है तो जीवन व्यर्थ हो जाता है, तो इसलिए जब उनको मीठे पानी की उपलब्धता हो जाती है तो ये निश्चित रूप से उत्सव का या त्यौहार का अवसर बन जाता है और बनना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों इसका, कुइयों पर ग्राम और समाज के नियंत्रण को आप कितना सही मानते हैं और क्यों? तो मैं तो इसको, जैसा मैंने इस क्वेश्चन के बारे में हमने पहले भी थोड़ी चर्चा की है कि कुइयों पर ग्राम और समाज के नियंत्रण को मैं पूर्णतः सही मानता हूँ। ग्राम और समाज द्वारा इन कुइयों पर अपना नियंत्रण रखने से जो उस अमृत तुल्य जल है जो कुइयों में एकत्र हो रहा है उसका लोगों में समान बंटवारा हो जाता है। ऐसा ना होने पर लोग, जो ताकतवर लोग हैं, जो कमांडिंग लोग हैं, वो अपने घरों में एक से अधिक कुइयाँ खुदवा लेंगे और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति हो जाएगी और लोग उस पानी को आधार बना करके करप्शन में भी जुट सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है? उसका डायमीटर व्यास बहुत कम मात्रा में क्यों होता है, बहुत कम क्यों होता है? तो इसका अगर देखा जाए तो कुएं का मुंह छोटा रखने का कारण क्या है कि रेत में जमी
नमी से जो होती है मॉइस्चर, उससे पानी की बूंदें धीरे धीरे रिसती हैं और उस कुएं में वो जल इकट्ठा होता रहता है। दिन भर में मुश्किल में कोई 2-3 घड़े पानी उस कुएं में आता है। कुएं के तल पर जो पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का डायमीटर बड़ा हो जाएगा तो कम मात्रा में पानी की मात्रा कम है और डायमीटर बढ़ जाएगा तो पानी फैल जाएगा, जिसको हम बाल्टी के माध्यम से या चड़स के माध्यम से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, संभव नहीं होगा। इसलिए छोटे व्यास की जो कुएं है उसमें जल है वो कम जल है, लेकिन छोटे व्यास की जो कुएं है उसमें जल की जो ऊंचाई है बढ़ जाती है, जिसको निकालना हमको आसान हो जाता है। दूसरा कारण क्या है कि अगर कुएं का व्यास अधिक होगा तो सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी उसमें पहुंच जाएगी, तो पानी है वो जो अमृत तुल्य पानी है वो भाप बन करके ऊपर उड़ जाएगा। तो इसलिए उस कुएं का व्यास कम रखा जाता है ताकि सूरज की किरणें उस पानी तक ना पहुंचे और पानी कम से कम भाप बन करके उड़े, ताकि लोगों को अधिक से अधिक पानी प्राप्त हो सके। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या है इसका कि उस कुएं के पानी को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। तो साफ रखने के लिए उसके ऊपर ढक्कन लगाया जाता है, ठीक है। तो छोटा अगर व्यास होगा उसका, नैरो माउथ होगा उसका, तो उस पर ढक्कन लगाना आसान होगा। अगर चौड़ा माउथ होगा तो उस पर ढक्कन लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इन जो कुएं हैं इनका जो मुंह है वो बहुत छोटा रखा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, राजस्थान में जल संग्रह के लिए बनी कुएं किसी वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है। इस स्टेटमेंट को हमको क्लियर करना कि इस स्टेटमेंट का हमको क्या मतलब निकलता कि उसको हम क्या वैज्ञानिक खोज मान सकते हैं। तो बच्चों अगर इसको हम देखें कि राजस्थान में जो कुएं हैं वो डेफिनेटली निश्चित रूप से वो वैज्ञानिक खोज से कम नहीं है, क्योंकि मरुभूमि में, रेगिस्तान की भूमि में चारों तरफ रेत ही रेत है, वहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है और जो धरती का पानी है, जो पाताल का पानी है, धरती का जो वाटर जिसको हम खोद करके निकालें उसको, तो पानी खारा होता है। ऐसी स्थिति में जल की खोज करना, उसे निकालना आदि सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से संभव है, जो मीठा पानी खोजना। जो रेगिस्तान की जो भूमि है, मरुभूमि जिसको बोलते हैं, उसमें भीतर खड़िया की पट्टी की खोजना, वो भी एक, उसमें भी लोगों का एक्सपीरियंस काम आता है। कुएं के जल को पाने के लिए रेगिस्तान के जो लोग हैं उन्होंने खूब मंथन किया, सोच विचार किया और उसके आधार पर पूरा एक डेवलप किया कि जो खड़िया पट्टी है उसके ऊपर खुदाई करेंगे, जो उसमें जो पानी एकत्र होगा उस कुएं में, तो वो मीठा होता है। और कुएं वैसी कुएं खोदने में पूरा वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रोसेस अपनाई जाती है। चिजारों के सिर पर धातु का बर्तन उसे चोट से बचा रहा है, ऊपर से रेत फेंकने से ताज़ा हवा नीचे जाती है, गर्म हवा बाहर निकलती है। तो ये सारी चीज़ें वैज्ञानिक जो हैं तथ्यों पर आधारित हैं, इसलिए इसको हम वैज्ञानिक खोज मान सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है इसका, कुएं की खुदाई किससे की जाती है, किससे करते हैं, कैसे करते हैं। तो कुएं का व्यास बहुत कम होता है, इस सतह को मैंने डायमीटर बहुत कम होता है, इसलिए इसकी खुदाई फावड़े या कुल्हाड़ी से नहीं की जाती, बल्कि इसके लिए बसोली से इसकी खुदाई की जाती है। वो छोटा फावड़ा होता है, बहुत छोटा, और यह छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है जिस पर लोहे का नुकीला चौड़ा फल लगा होता, फल मतलब जो पत्ता सा होता है उसके अंदर नीचे चौड़ा होता है और लकड़ी का उस पर हत्था लगा होता है, जिसको एक आदमी नीचे आराम से उसमें उसको हाथ में लेकर के खुदाई कर सकता है। तो इसकी खुदाई बसोली से की जाती है। बच्चों अगला क्वेश्चन देखें कि कुएं की खुदाई के समय ऊपर की ज़मीन पर जो खड़े लोगों का क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो नीचे के जो खुदाई कर रहे हैं उस व्यक्ति को ताज़ा हवा देने के लिए क्या करते हैं, कुएं की खुदाई के समय उसको वो मिट्टी फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं कि कुएं की खुदाई के समय गहराई बढ़ने के साथ साथ गर्मी बढ़ती जाती है और उस गर्मी को कम करने के लिए ऊपर की ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा है वो नीचे चली जाती है और नीचे की गर्म हवा वो ऊपर आ जाती है, जिससे जो नीचे काम कर रहा है, गहराई में काम कर रहा है, चेलवाजी चिजारो है, उसको थोड़ी राहत मिलती है, उसको गर्मी से राहत और उसका जो दम घुटने की अवस्था होती है उससे उसको राहत मिलती है। बच्चों अगला प्रश्न देखें कि खड़िया पत्थर की पट्टी कहाँ चलती है, कहाँ होती है खड़िया पत्थर की पट्टी जिसके ऊपर कुएं का निर्माण होना है। तो मरुभूमि में देखा है, रेगिस्तान की भूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह, यहाँ रेत ही रेत है सब जगह। यहाँ अधिक वर्षा भी भूमि में जल्दी जमा हो जाती है, पानी तुरंत सीप हो जाता है। कहीं कहीं जहाँ मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय अधिकतर 10 से 15 हाथ नीचे या 50 से 60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी लंबी चौड़ी होती है परंतु रेत में दबी होने के कारण ये दिखाई नहीं देती और ये क्या करती है, पट्टी उस वर्षा के जल को नीचे पाताल में जाने से रोकती है और वो ये जो खड़िया पट्टी के ऊपर जो पानी है वो रेत में मॉइस्चर के रूप में कलेक्ट हो जाता है।
तो इसी पानी का इस्तेमाल वो जो लोग हैं वो कुएं बना करके पीने के पानी को कलेक्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि यदि ये पानी अगर उस खड़िया पट्टी को पार कर जाएगा तो वो खारा पानी बन जाएगा, अगर वो भूजल से मिल गया तो ये जो खड़िया पट्टी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। बच्चों अगला प्रश्न है, खड़िया पत्थर की पट्टी का क्या फ़ायदा है। जैसा अभी बताया आपको मैंने कि खड़िया पत्थर की पट्टी है वर्षा के जल को, जो रेन वाटर है उसको गहरे खारे भूजल तक, पृथ्वी के जो गहराई में जल है उस तक जाकर मिलने से रोकती है। अगर उसमें मिल गया तो जल भी खारा हो जाएगा, क्योंकि नीचे से जल है वो खारा है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में जो वर्षा हुआ पानी है, वर्षा का जल है, भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली जो पट्टी है खड़िया पट्टी, उसके बीच में नमी के रूप में वो कलेक्ट हो जाता है, जिसे हम बाद में कुएं के माध्यम से पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कलेक्ट करते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, खड़िया पट्टी के कौन कौन से और अन्य नाम भी हैं, किस किस नाम से जाना जाता है इसको। तो खड़िया पट्टी को कई स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं ये चारोली के नाम से जानी जाती है, कहीं धाधड़ी, कहीं धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टू रे बल्लियों के नाम से जानी जाती है, और कहीं कहीं इसको खड़ी के नाम से भी जाना जाता है, सिंपल खड़ी के नाम से। बच्चों अगला प्रश्न है इसका, कुएं के लिए कितने रस्से की ज़रूरत पड़ती है, कितना जो रस्सा हम बांधते हैं उसको पक्का करने के लिए, ठीक है। कहीं ईंट से चुनाई की जाती है, कहीं रस्सों से इसकी चुनाई की जाती है, कहीं लट्ठों से की जाती है, लकड़ी के स्टेम से की जाती है। तो हम बात करें रस्से कितनी रस्सों की ज़रूरत पड़ती है, तो लेखक कहता है कि कुंडल की लगभग 5 हाथ के जो डायमीटर की कुएं में रस्से की एक ही सर्किल बनने के लिए या एक घेरा बनने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए, और 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8 से 10 लपेटे लग जाते हैं गहराई के। एक कुंडली के लिए, एक सर्किल के लिए हमको लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए, और 1 हाथ गहराई के लिए लगभग 8 से 10 लपेटे उसमें लग जाते हैं। तो 1 हाथ गहराई के लिए लगभग 150 हाथ हमको रस्सी की आवश्यकता पड़ती है 1 हाथ गहराई के लिए। यदि 30 हाथ हमको गहरी कुएं खोदनी है तो लगभग हमको 4000 या 4500 हाथ लंबी रस्सी की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो वही रस्सी किससे बनती है, वो वहाँ उपलब्ध खीप नामक जो घास होती है उस घास से ये रस्सी बनाई जाती है। बच्चों अगला प्रश्न है, रेजानी पानी की क्या विशेषता है और रेजा शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो रेजानी पानी है पालर पानी और पाताल पानी के बीच का पानी का ये तीसरा रूप है। यह धरातल से नीचे तो उतरता है परंतु पाताल में नहीं मिलता। इस पानी को कुएं बना करके प्राप्त किया जाता है। रेजा शब्द का इस प्रयोग वर्षा की मात्रा नापने के लिए किया जाता है। कितना बरसात हुई, यह माप धरातल में समाई वर्षा को नापता है। उदाहरण के लिए यदि रेगिस्तान में वर्षा का पानी 6 अंगुल रेत के भीतर समा जाए तो हम बोलते हैं कि उस दिन वर्षा को 5 अंगुल या 6 अंगुल रेजा कहेंगे, कि 6 अंगुल रेजा, जितना अंगुल पानी धरती में समाया उसको रेजा के रूप में नापा जाता है। बच्चों अगला प्रश्न है, राजस्थान के रेत की क्या विशेषता होती है। तो राजस्थान की रेत है, इसके कण बहुत बारीक होते हैं। वे नॉर्मल स्थानों की जो रेत है उसके कण चिपक जाते हैं, लेकिन रेत के जो होते हैं कण एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। अगर आमतौर पर देखा जाए तो मिट्टी के कण एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और मिट्टी में जब पानी नहीं रहता, मॉइस्चर नहीं रहता, तो वो मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से नमी जो है गर्मी में वाष्प बन के उड़ जाती है, लेकिन रेत के कण बिखरे होते हैं, अतः उनमें दरारें नहीं पड़ती और अंदर की नमी उसमें अंदर ही बनी रहती है, और यही नमी है वो कुएं में पानी का स्रोत बनती है, सोर्स ऑफ वाटर बन जाती है। बच्चों इसका अगला प्रश्न है, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, कैसे बाहर निकालते हैं कुएं से। तो कुएं से पानी हम चरस के द्वारा निकाला जाता है, जिसके बारे में हमने वीडियो पार्ट 1 में अध्ययन किया था कि चरस चमड़े का बना होता है, यह मोटे कपड़े या चमड़े की बनी होती है। इसके मुंह पर लोहे का एक कड़ा बंधा होता है। अगर देखा जाए तो आज के ज़माने जो ट्रकों के टायर से जो फटी ट्यूब निकलती है, ट्यूब, उससे भी इस चरस को बनाया जाता है। चरस पानी से टकराता है और ऊपर का जो वजनी भाग है नीचे के भाग, पानी के नीचे भाग पर गिरता है। इस तरह कम मात्रा में पानी में भी वह ठीक से डूब जाता है वो, और डूब करके जब भर जाएगा वो चरस तो उसको जैसे वो पानी से भर जाएगा तो वो अपनी शेप में आ जाएगा। तो इससे क्या हुआ, गहरी कुएं से भी पानी खींचने के लिए इसको हम आसान हो जाता है। और गहरी अगर कुएं ज़्यादा गहरी है तो उससे पानी निकालने के लिए ऊपर हम क्या लगाते हैं, घिरनी या चक्री लगा देते हैं ऊपर उसमें।
इसको हम गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहते हैं, इस जो व्हील को ऊपर लगाते हैं। और ये व्हील है ओड़ाक पर लगाई जाती है, लकड़ी की जो एक वी शेप की जो लकड़ी बना करके उसमें ऊपर से थोड़ा छेद करके बीच में एक सरिये पर, लोहे की स्टैम, एक सीधे सरिये पर उस घिरनी को लगा दिया जाता है, जिससे ये जो चरस है वो उसके ऊपर हम रस्सी डालते हैं और रस्सी के माध्यम से चरस को, पानी भरे चरस को हम खींच लेते हैं। तो इसमें कम, अगर ज़्यादा वजन भी होता है तो उसको खींचने में हमको आसानी रहती है। तो बच्चों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने आपको ये जो पाठ है राजस्थान की रजत बूंदें, इस पाठ पर आधारित उपयोगी जो परीक्षा उपयोगी जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा की है मैंने आपसे, वो चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। बच्चों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।